हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मधुलिका क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8th के साइंस का 11th चैप्टर जो है फोर्स एंड प्रेशर। तो फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स कैसे पता चलेगा कि कब लग रहा है, ठीक है, और फोर्स की वजह से क्या क्या चेंजेस होते हैं, देन प्रेशर क्या होता है, ये सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमने क्लास 7th में पढ़ा हुआ है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रही है तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वो स्लो मूव कर रही है या फास्ट मूव कर रही है, ठीक है। स्पीड की वजह से हमें पता चलता है, ये सब हमें मालूम है, हमने ग्राफ प्लॉट करना भी सीखा था। तो अब देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो ऐसा उसमें क्या लगता है कि उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, ठीक है। या कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से उसकी स्पीड चेंज, उसका वो मोशन में आ जाती है। जैसे ये फुटबॉल है, ठीक है, ये हॉकी है, यहाँ पे देखो क्रिकेट बॉल है, ठीक है। तो ये फुटबॉल है, ये गोलकीपर ने उसको रोक लिया। देन ये हॉकी है, तो इसे स्टिक से फ्लिक कर रहे हैं तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। इसी तरह से क्रिकेट बॉल है तो उसको रोकने की कोशिश में है। ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब या तो पिकिंग कर रहे हैं, या ओपनिंग, या शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग, ये सब एक्शंस कर रहे हैं। तो जब भी ये एक्शंस होते हैं तो उनकी वजह से देयर इज़ अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। देर विल ऑलवेज बी अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका जब भी स्पीड या डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है, उसी को बोलते हैं स्टेट ऑफ मोशन। तो इसका क्या मतलब हुआ, ऐसा नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो उसको स्टेट ऑफ मोशन नहीं माना जाएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है या मोशन में है, दोनों ही जो है स्टेट ऑफ मोशन माने जाते हैं। तो जो ये एक्शंस हमने अभी बताए, इनकी वजह से स्टेट ऑफ मोशन में चेंज होता है, ठीक है। या तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ जाएगा, जैसा कि ये फुटबॉल में होता है, या ये वाली बॉल अभी रोकने की कोशिश में है तो मतलब इसका स्टेट ऑफ मोशन रेस्ट पे आ गया, ठीक है। दूसरा, या तो ये मतलब कि मोशन जो है, स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है, उसका स्पीड इंक्रीज होगा या डायरेक्शन चेंज होगा, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर इस तरह के एक्शंस किए जाते हैं तो उनका स्टेट ऑफ मोशन चेंज होता है। अब ये सारे जो एक्शंस हैं, क्या हम उनको एक वर्ड में डिस्क्राइब कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं, उसमें पता चलेगा। तो उसके पहले ये 11.1 जो एक्टिविटी है वो आपने करना है। तो यहाँ पे कुछ सिचुएशंस दिए हुए हैं, तो वो किन एक्शन से आप उसको करेंगे, ठीक है। जैसे मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल, तो उसको आप किस एक्शन से करेंगे? पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग, राइट। तो क्या आपका एक्शन, ये जितने भी दिए हुए हैं उन सब में आपके एक्शन जो है, या तो उसको पुश या पुल में आप ग्रुप कर सकते हैं, या दोनों में भी ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। जब आप ये एक्टिविटी कर लेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि जितने भी आपने एक्शंस अभी बताए, किकिंग, फ्लिकिंग, पुलिंग, पुशिंग, लिफ्टिंग, ठीक है, ये सब कुछ आप पुश या पुल में ग्रुप कर सकते हैं। तो साइंस में एक वर्ड जो है इन सारे एक्शंस के लिए, वो है फोर्स, ठीक है। तो अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। तो फोर्स जो होता है वो स्टेट ऑफ मोशन चेंज करता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अब पढ़ते हैं कि कैसे पता चल रहा है कि फोर्स लगेगा, कब लगेगा, ठीक है। तो कभी, देखिए यहाँ लिखा हुआ है फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरैक्शन। फोर्स हमेशा इंटरैक्शन के बाद ही लगता है। जैसे ये इंसान है, यहाँ पर ये गाड़ी है, ये गाड़ी के पीछे ये आदमी जाके खड़ा हो गया है तो ये गाड़ी मूव नहीं होगी, ठीक है। ये अंदर वाला नहीं चला रहा भाई, ठीक है। तो देखो, अब ये आदमी जब इस तरह से इसको धक्का देने लगेगा, पुश करने लगेगा, तब ये गाड़ी थोड़ा सा मूव होगी, राइट। तो ये इंसान इस गाड़ी के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, राइट। या तो पुश करेगी या ये पुल करेगा, तब ही जाके फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरैक्शन। जब इंटरैक्शन होगा तब फोर्स लगेगा, ठीक है, समझ गए। इसी तरह से ये सब भी हैं, इसके बारे में आगे एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखिए, एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, ठीक है। अब देखो, जो आप ये वाला ट्राई कीजिए एक्टिविटी करने का, एक हैवी सा ऑब्जेक्ट लो, ठीक है, उसको आप पुश कीजिए हार्ड, ठीक है। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो अपने एक फ्रेंड को भी बुलाइए, दोनों एक डायरेक्शन में उसको पुश कीजिए, ठीक है, वो मूव हो जाएगा आसानी से, ठीक है। लेकिन फिर आप अपने फ्रेंड को कहो कि हम ऑपोजिट डायरेक्शन में उसका फोर्स लगाएंगे, पुश करेंगे, तो ये इधर से पुश करे, आप इधर से पुश करो, ठीक है। तो क्या ये ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है? अगर मूव हो रहा है तो जिस तरफ मूव हो रहा है, जिस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, मतलब कि इस डायरेक्शन में अगर मूव हो रहा है तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगा रहा है ये इंसान, इसका मतलब ये लार्जर फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब भी फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगता है, ठीक है, जैसे इसमें एक ही डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ठीक है, तो फिर क्या होता है,
फोर्सेस ऐड हो जाते हैं, ठीक है, आपके फोर्स ऐड हो गए, आपने लगाया, आपके फ्रेंड ने लगाया, ऐड हो गया, फोर्स आसानी से बॉक्स मूव हो गया, चाहे कितना भी हैवी था। दूसरा, इफ़ टू फोर्सेज एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, जैसा कि इस तरफ से ये लगा रहा है, इस तरफ से ये फोर्स लगा रहा है, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेज, मतलब कि इसका फोर्स माइनस इसका फोर्स, ठीक है। तो जिधर अगर ये बॉक्स इस तरफ मूव हो गया, दैट मीन्स ये लार्जर फोर्स अप्लाई कर रहा था, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, तो हम ये समझ गए कि जो फोर्स होता है वो कब लगता है, जब दो ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट करते हैं। दूसरी बात, जब फोर्स जब सेम डायरेक्शन में लगता है तो फोर्सेस ऐड हो जाते हैं, जब ऑपोजिट डायरेक्शंस में लगता है तो जो नेट फोर्स होता है वो होता है डिफरेंस बिटवीन दी टू फोर्सेस अप्लाइड, ठीक है। अब देखिए, फोर्स इसीलिए क्योंकि डायरेक्शन मैटर करता है, इसीलिए हमेशा फोर्स को जो है मैग्नीट्यूड के साथ एक्सप्रेस किया जाता है। मैग्नीट्यूड मतलब कि उसका डायरेक्शन इन विच फोर्स एक्ट्स, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स चेंज होगा तो उसका इफेक्ट भी चेंज होगा, ठीक है। अगर डिफरेंट समझे आप, मतलब कि अगर डायरेक्शन जो है चेंज कर रहे हैं फोर्स अप्लाई करने का तो इफेक्ट भी चेंज हो रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। तो स्टेट ऑफ मोशन मैंने आपको बता दिया है क्या होता है। तो इसमें क्या है, ये एक्टिविटी हुई है, इसमें आपको क्या करना है, एक रबर बॉल लेना है, उसको एक लेवल सरफेस पे रखना है और थोड़ा सा उसको पुश करना है, ठीक है। उसकी जब वो पुश किया आपने तो जब वो मूव हो रही है थोड़ा सा और पुश कीजिए, देखिए क्या स्पीड चेंज हुआ है, डज द स्पीड इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको बीच में एक हर्डल रखना है। हर्डल मतलब कि अपना हाथ भी रख सकते हैं, जैसे ही आपका बॉल उस आपके हाथ को टच करता है आप अपना हाथ हटा लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद आप देखिए क्या हुआ स्पीड ऑफ बॉल में, ठीक है। क्या बॉल की स्पीड चेंज हुई, ऑब्वियसली हुई होगी, ठीक है। जब वो बॉल मूव हो रही थी और आपने फिर से उसको ज़रा सा पुश कर दिया तो उस बॉल की स्पीड इंक्रीज़ हो गई होगी, ठीक है, इंक्रीज़ हो गई होगी इस वाले में, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने उस जिस डायरेक्शन में मूव हो रहा है उसी डायरेक्शन में उसको थोड़ा सा और फोर्स अप्लाई कर दिया, तो दोनों फोर्सेस जब सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं तो ऐड ऑन हो गए, ऐड ऑन हुए तो डायरेक्शन उसका जो स्पीड था वो बढ़ गया, ठीक है। और दूसरा, जब आपने बीच में उसका अपना पाम रख दिया, अपना हाथ रख दिया, ठीक है, और जब आपका बॉल ज़रा सा उसको टच भी किया, क्योंकि आपका हाथ जो है यहाँ से बॉल आ रही है, हाथ यहाँ पर है, तो हाथ का जो फोर्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है बॉल के मोशन में। तो बॉल यहाँ पर है, जैसे बॉल ने टच किया हाथ को, आपने हाथ हटा लिया, तो इसका बॉल का या तो डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कितना इंटरेक्शन हुआ हाथ और बॉल का, ठीक है। प्लस इसकी स्पीड पक्का चेंज हुई होगी, ठीक है। इसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ऑपोजिट से फोर्स लग रहा है उस बॉल पर, ठीक है ना। चलो, तो ये ऑब्जर्वेशन सजेस्ट करता है कि जो फोर्स है, जो फोर्स अप्लाई किया गया है वो आपके ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज करता है। अगर फोर्स अप्लाई किया गया इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट देन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विल इंक्रीज। इफ द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट देन द रिजल्टिंग स्पीड विल डिक्रीज। 4, तो देखिए जैसा कि 11.3 में किया था वैसे ही करना है सेम, ठीक है। अब क्या करना है, आपको बॉल जब मूव हो रही है, ठीक है, तो उसको एक पुश देना है ना। उसके बाद अब क्या करना है, एक रूलर आपको रख देना है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपने रखा हुआ है इस तरह से। उसके बाद जब ये बॉल आती है इस रूलर से टकराती है तब आपको देखना कि इसका क्या होता है। तो देखिए जब आपने सिंपली बॉल को मूव करवाया, ठीक है, पुश किया तो आराम से उसकी स्पीड बढ़ी, ये आपने देख लिया 11.3 में। जब आपने यहाँ बीच में रूलर रख दिया, ठीक है, या आपने पाम जो रखा था वो भी, उससे भी वो बॉल टकराएगी, उसका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। देख रहे हैं इस वाले में इसका इधर से गई, इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, देखिए स्टेट ऑफ मोशन का क्या मतलब था, मैंने आपको बताया था स्पीड और डायरेक्शन दोनों, राइट, स्पीड और डायरेक्शन दोनों था, है ना, दोनों चेंज होता है फोर्स जब अप्लाई होता है, ठीक है। फोर्स जब अप्लाई होता है तो स्टेट ऑफ मोशन आपका ऑब्जेक्ट का चेंज होता है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, a force may bring a change in state of motion of an object। जब भी कहीं से भी फोर्स, यहाँ पे ये जो रखा हुआ है ना स्केल रूलर, वो फोर्स लगा रहा है, आप ये मत सोचना कि फोर्स नहीं लगा रहा है, ठीक है। ये आपकी बॉल इधर गई, अगर ये रूलर को ऐसे आराम से क्रॉस कर जाती तो वो फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, लेकिन ये एक तरह से हर्डल बना हुआ है यहाँ पर, उसने बॉल स्पीड में आ रही है, यहाँ से टकरा के फिर इधर गई है, राइट। तो ये ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा, इसीलिए, और ये जो है थोड़ा स्लैंटेड था इसलिए इसका डायरेक्शन चेंज भी हो गया, ठीक है। देखो, तो फोर्स जब भी अप्लाई होता है तो देयर विल बी अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, मतलब कि स्पीड और डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल चेंज, ठीक है।
चलो, फोर्सेस कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो फोर्स शेप भी चेंज करते हैं, जैसे कि आपने घर में देखा होगा जब आटा को गूंथते हैं, ठीक है, जब डो बनाते हैं तो उस पर इस तरह से हाथ से मारते रहते हैं ना, प्रेस करते हैं, तो क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, उसका डायरेक्शन, उसका शेप चेंज होता है कि नहीं होता है, होता है ऑब्वियसली, ठीक है। इसी तरह से जब ये साइकिल की स्प्रिंग यहाँ पर जो रहती है वो भी जब उस पर बैठते हैं तो ऊपर नीचे होती है ना, शेप उसका चेंज हो रहा है। इसी तरह से जब आप रबर बैंड को इस तरह से एक नेल पे अटका के खींचोगे, ठीक है, तो उसका जो है शेप चेंज होता है, ठीक है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जब फोर्स अप्लाई किया जाता है तो फोर्स कैन ब्रिंग अ चेंज इन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से हम इन्फर कर सकते हैं कि जब भी फोर्स लगाया जाता है तो क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकता है फ्रॉम रेस्ट, या दूसरा स्पीड चेंज हो सकता है मूविंग ऑब्जेक्ट का, तीसरा मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, फोर्थ मे ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड फिफ्थ मे कॉज सम और ऑल ऑफ दिस इफेक्ट, ठीक है। तो जब भी फोर्स अप्लाई किया जाता है तो ये सारे चेंजेस होते हैं, ठीक है ना। अब सारे चेंजेस फोर्स अप्लाई करने पर होते ही हैं, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट बिना फोर्स लगाए मूव नहीं कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड आप बिना फोर्स लगाए चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट का आप डायरेक्शन बिना फोर्स लगाए चेंज नहीं कर सकते, प्लस शेप भी बिना फोर्स लगाए चेंज नहीं हो सकता है। तो फोर्स जो होता है वो की प्लेयर है डायरेक्शन, स्पीड, शेप, स्पीड सब कुछ चेंज करने में, ठीक है ना, समझ गए। चलो, याद रखना ये सब चीज़ें होती हैं ना। कॉन्टैक्ट फोर्सेस, तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं वो पढ़ते हैं। सबसे पहले मस्कुलर फोर्स। तो मस्कुलर फोर्स जब आप कोई बुक टेबल पर से उठा रहे हैं, ठीक है, या बकेट ऑफ वाटर आप लिफ्ट कर रहे हैं, तो आप एक फोर्स अप्लाई करते हैं जो आपकी बॉडी की वजह से हो रहा है, ठीक है। आपकी बॉडी में मसल्स हैं, वो मसल्स जब आपने पढ़ा हुआ है मस्कुलर सिस्टम, है ना, थोड़ा मसल्स जो आपके आर्म्स के मसल्स होते हैं, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स जो बोलते हैं, ठीक है, तो वो आपके मसल्स ऊपर नीचे होते, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रिलैक्स होंगे, तभी आप कोई बुक को उठा पाते हैं, कोई कुछ भी लिफ्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो जो फोर्स अप्लाई हो रहा है बिकॉज ऑफ द मसल्स ऑफ योर बॉडी, ठीक है, तो वो होते हैं मस्कुलर फोर्सेस। क्या होते हैं, मस्कुलर फोर्सेस, ठीक है। एनिमल्स जैसे कि बुलक्स, डंकी, हॉर्स, कैमल्स, ये सब भी बहुत सारे टास्क हमारे लिए करते हैं बाय यूजिंग देयर मस्कुलर फोर्सेस। जैसे कि इसमें देखिए इतना सारा जो है वेट कैरी कर रहे हैं बाय यूजिंग देयर मसल्स, ठीक है। तो इस तरह से ये मस्कुलर फोर्स अप्लाई हो रहा है। जब भी कोई पुश या पुल किया जाता है बाय द एक्शन ऑफ मसल्स ऑफ अ बॉडी, दैट इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। यहाँ पे लिखा हुआ है इसका डेफिनेशन। द फोर्स इज कॉज्ड बाय एक्शन ऑफ मसल्स इन अ बॉडी, द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स, ठीक है। चलो, ये आपको समझ में आ गया। देखो सिंपल सी बात है, आप जब तक बुक को टच नहीं करोगे तब तक आप बुक को लिफ्ट नहीं कर सकते, जब तक आप बाल्टी को टच नहीं करोगे तब तक आप लिफ्ट नहीं कर सकते। तो टच हुआ ना, तो कांटेक्ट हुआ, इसीलिए इसको बोलते हैं कांटेक्ट फोर्सेस, ठीक है। अब दूसरा कांटेक्ट फोर्स क्या है, फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन, अब देखो कोई बॉल है वो आराम से ग्राउंड पे मूव कर रही है, ठीक है, आपने उस पर स्टार्टिंग में फोर्स लगाया तब वो मूवमेंट में आ गई, ठीक है, मूव कर रही है। आपने उसके बाद कुछ नहीं किया, आपने कोई फोर्स नहीं लगाया, स्टिल वो बॉल थोड़ी देर बाद अपने आप रुक जाती है, ठीक है, धीरे धीरे स्लो डाउन होगी एंड देन इट विल कम टू स्टॉप, ठीक है। इसी तरह से कार, स्कूटर या बाइसिकल है, ठीक है, जब उसका कार या स्कूटर का इंजन बंद कर देते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद वो रुक जाती है। इसी तरह बाइसिकल में जब आप पेडलिंग करना रोक देते हैं तो थोड़ी देर तक आप मूव करेंगे, आगे आएंगे, उसके बाद अपने आप धीरे धीरे आपकी स्पीड स्लो होगी एंड देन इट विल ग्रेजुअली स्टॉप, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक फ्रिक्शन फोर्स होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ऑल दीज चेंजेस, ठीक है। तो ये जो फ्रिक्शन होता है वो हमारे सरफेस से लगता है, ठीक है। देखिए द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ऑल दीज एग्जाम्पल जो हमने ऊपर पढ़े, ठीक है, वो होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन द सर्फेस ऑफ द बॉल एंड द ग्राउंड दैट ब्रिंग्स द मूविंग बॉल टू रेस्ट। इसी तरह से फ्रिक्शन जो है, जैसे बोट है वाटर में, जब उसका इंजन बंद हो जाता है या जब आप रो करना बंद कर देते हैं तो थोड़ी देर तक वो मूव होगी, उसके बाद फिर वो रुक जाएगी, ठीक है, उसका स्पीड डिक्रीज होगा एंड देन इट विल कम टू रेस्ट। तो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि देयर इज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या है, फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लगा, बिटवीन द सर्फेस ऑफ द बॉल एंड द ग्राउंड दैट ब्रिंग्स द मूविंग बॉल टू रेस्ट, ठीक है। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट में ही वर्क करता है, इसी वजह से जो है स्पीड कम होती है। हमने अभी पढ़ा था जब हम ऑपोजिट जब व्हेन फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, देन व्हाट हैपेंस, द स्पीड विल डिक्रीज, राइट। तो जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज
वर्किंग इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द मूविंग ऑपोजिट टू द मूविंग ऑब्जेक्ट। तो इसीलिए हमेशा ये क्या करता है, ये स्पीड को डिक्रीज़ करता है। ठीक है, इस के जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसके बारे में आप चैप्टर 12 में और भी पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये हो गए कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कुछ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। जैसे कि आपने मैग्नेट के बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो मैग्नेट में क्या आपको टच करने की ज़रूरत पड़ती है? नहीं पड़ती है। क्या होगा, जैसे आप ये वाला एक्टिविटी कर सकते हैं इस तरह से, एक बार मैग्नेट लीजिए। ठीक है, 2 बार मैग्नेट्स आपने लेना है, उन दोनों को पास पास लेकर आइए। ठीक है, तो ज़रा सा आप थोड़ा दूर ही रखिए, उसको टच करवाने की ज़रूरत नहीं, स्टिल वो जो है दूसरा वाला मैग्नेट अपने आप पास आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसको टच नहीं करवाएंगे तब भी ये देख रहे हैं सिमिलर पोल्स है तो वो रिपेल करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्योंकि हमने इनको टच नहीं करवाया, इनको कांटेक्ट नहीं करवाया, तो इसीलिए क्या हो जाएंगे, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। ठीक है, समझ गए? तो क्योंकि इनको कोई कांटेक्ट नहीं है, इसीलिए जो मैग्नेट की वजह से जो फोर्स लगता है वो होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, ये आप करके देखिएगा, 2 मैग्नेट्स को लेके आइए, उसको बहुत पास लाने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा दूर ही रखेंगे, कांटेक्ट नहीं भी होगा, टच नहीं भी करेंगे, तब भी वो फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो भी सिमिलरली जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स होता है उसी तरह से होता है। इसमें आपको क्या करना है, एक एक्टिविटी दी हुई है, एक आपको प्लास्टिक स्ट्रॉ लेना है, उसको बीच में से कट करना है इन 2 इक्वल पीसेस। एक को ऊपर सस्पेंड कर दीजिए, दूसरे को जैसे ये यहाँ पे सस्पेंड करना है ऐसे थ्रेड से। ठीक है, सस्पेंड कर दो। दूसरे वाले को ना आप पेपर पे पेपर शीट पे खूब रब करके उसके बाद इसके पास लेकर आएंगे, तो पेपर शीट पे रब करने की वजह से ये वाला जो है वो चार्ज हो गया है। ठीक है, चार्ज हो गया है, उसकी वजह से ये थोड़ा सा भी, जैसे मैग्नेट को आपने थोड़ा सा दूर से ही फोर्स अप्लाई करवा लिया था, सिमिलरली ये भी फोर्स अप्लाई करेगा और ये वाला जो स्ट्रॉ है वो इसके पास आएगा। ठीक है, तो ये क्योंकि चार्ज हो गया इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। स्ट्रॉ हैव अ स्ट्रॉ इज सेड टू हैव एक्वायर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आफ्टर इट हैज़ बीन रब्ड विद अ शीट ऑफ पेपर। तो ये जो है चार्ज बॉडी हो गई है, सो द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इसके बारे में आप और भी पढ़ेंगे, और भी चैप्टर 15 में देखिए यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ेंगे। तो अभी आप इतना समझ लीजिए, क्योंकि रब किया है तो वो चार्ज हो गया, कैसे चार्ज हुआ, क्यों चार्ज हुआ, कौन सा चार्ज है, इसके बारे में अभी मत सोचो, बस इतना समझ लो कि चार्ज हो गया है जिसकी वजह से वो अनचार्ज बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो वो बिना टच किए हो रहे हैं, इसीलिए वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज में आप उसे पढ़ रहे हैं, जो कि ये एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपने देखा है वो भी नॉन कॉन्टैक्ट ही। आप ऊपर से कोई भी चीज़ गिराते हैं तो क्या वो ज़मीन को टच करती है? ठीक है, करती है, लेकिन क्या ऊपर से टच कर रही है? नहीं कर रही है। लेकिन जब भी वो गिरेगी ना तो हमेशा कहाँ जाएगी? ज़मीन पे ही जाएगी। जब भी आप कोई कॉइन है उसको आपने हाथ में पकड़ा है, वो रेस्ट पर है, जैसे आप उसको छोड़ते हैं वो मोशन में आ जाती है। मोशन में आती है तो ऊपर नहीं जाती, हमेशा डाउनवर्ड होता है। तो डाउनवर्ड हो रहा है तो कुछ तो है ना, कोई एक्शन है जो उसको नीचे खींच रहा है, दैट इज़ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स है वो। ठीक है, वो भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ही होता है। ठीक है, देखिए, ऑब्जेक्ट और थिंग्स फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम, ये अपनी तरफ उसे खींचता है। दिस फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी और जस्ट ग्रेविटी। आप उसको सिर्फ ग्रेविटी भी बोल सकते हैं, ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो हमारे लिए ऊपर भी अप्लाई होता है, कुछ भी हो कहीं भी हो हमेशा फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगता है। वाटर जो होता है वो इट बिगिंस टू फ्लो टुवर्ड्स द ग्राउंड एज सुन एज वी ओपन द टैप। ठीक है, तो वाटर इन द रिवर्स फ्लोज डाउनवर्ड ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आप और भी पढ़ेंगे, आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ग्रेविटी जो होती है वो प्रॉपर्टी नहीं है अर्थ की सिर्फ, ये हर एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है इन द यूनिवर्स, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। हर एक ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ फोर्स दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगाता है। सो दिस इज दिस फोर्स दैट इज अप्लाइड बाय द अर्थ इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में। तो हमने क्लास 7th में पढ़ा था कि स्टॉर्म या साइक्लोन जो होते हैं दे आर ड्यू टू डिफरेंस इन एयर प्रेशर। ठीक है, वो इतने फोर्सफुल होते हैं कि रूफ टॉप्स को भी उड़ा ले जाते हैं। तो आज हम इस चैप्टर में फोर्स और प्रेशर के रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप ये एक्टिविटी आप ट्राई कीजिए करने का। आप ये जो नेल होते हैं इधर पॉइंटेड होता है, इधर इस तरह से होते हैं ना गोल सा, तो आप ये गोल वाला जो पार्ट है उसको किसी वुडन प्लैंक में पुश करने की कोशिश कीजिए। नहीं हो पाता है आसानी से, लेकिन जब पॉइंटेड एंड से करते हैं तो आसानी से हो जाता है। इसी तरह से कोई वेजिटेबल आप कट कीजिए विद ब्लंट नाइफ या और शार्प नाइफ। ठीक है, तो कौन सा वाला आसानी से हुआ? तो देखो, जो फोर्स होता है जब उसमें एरिया भी कहीं ना कहीं एक्शन प्ले करता है प्रेशर में। ठीक है, जो फोर्स है वो क्या है? फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सर्फेस इज कॉल्ड प्रेशर। तो प्रेशर आप कह सकते हैं प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, देखो, तो अभी हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम वही फोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं जो कि परपेंडिकुलर एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब सीधा के सीधा। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा कोई और डायरेक्शन में नहीं। ठीक है,
चलो नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड और अ गैस, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, तो इसमें आपने ये एक्टिविटी करनी है 11.8। इसमें आपको क्या करना है, इस तरह से आप एक सिलेंडर ले सकते हैं प्लास्टिक का, और यहाँ पे नीचे एक रबर बलून ले लीजिए। ठीक है, और ठीक है, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, इस सिलेंडर में पानी भरना है। तो आप देखेंगे जब पानी का लेवल कम है तो ये रबर बलून थोड़ा सा ही फूला है। ठीक है, जब आप पानी उसमें ज़्यादा भर लेंगे तो ये रबर बलून और ज़्यादा ब्लो होगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि जो प्रेशर है वाटर की वजह से एक्सर्ट हो रहा है द बॉटम। ठीक है, और उसकी वजह से आपका ये जो रबर बलून है वो फिल हो रहा है, प्रेशर उसमें लग रहा है। इसी तरह से 11.9 में आपको करना है, आपको क्या करना है, प्लास्टिक बॉटल लेनी है इस तरह से, और उसमें साइड्स में आपको इस तरह से सेटअप करना है। तो इससे भी आपको पता चलेगा जब इसमें आप पानी डालेंगे तो यहाँ ये जो बलून है वो थोड़ा सा ब्लो हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो जो लिक्विड होता है वो भी एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, तो वॉल पे कर रहा है, तो क्योंकि यहाँ से वॉल से ये प्रेशर इस बलून में चला गया, इसीलिए ये बलून थोड़ा सा फूल जाता है। अब देखिए, नोट कीजिए, जो ये जो रबर शीट हैज़ बीन फिक्स्ड ऑन द साइड ऑफ द कंटेनर एंड नॉट एट द बॉटम, सो देयर विल बी अ बल्जिंग। इससे यही पता चल, बॉटम में था पिछले वाले में, तब भी वो बड़ा हो तब भी वो बॉटम में, पिछले वाले में बॉटम में यहाँ पे लगा हुआ था तब वो ब्लो हो गया था। इधर देखिए बॉटम में भी लग रहा है, इधर साइड में भी प्रेशर लग रहा है, इस एक्टिविटी से क्लियर हो गया। ठीक है, इसी तरह से आपको क्या करना है, एक एम्प्टी बॉटल लेना है और उसमें एक ही लेवल पे, यहाँ पे देख रहे हैं, इस तरह से होल्स बनाने हैं, और जब इसमें आप पानी भरेंगे तो आप देखेंगे सेम इक्वल प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है एट द सेम डेप्थ। ठीक है, इससे आपको क्लियर होगा। तो हम कह सकते हैं जो लिक्विड्स होते हैं दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ठीक है, समझ गए, लिक्विड्स जितने भी होते हैं दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन दी वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जब आप कोई बलून को इन्फ्लेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, आप देखो क्या होगा, अगर आप कोई बलून है, ठीक है, वो अगर कहीं से थोड़ा सा भी उसमें होल है, तो क्या आप वो बलून को फुला पाओगे, नहीं फुला पाओगे, है ना। क्यों, क्योंकि वहाँ से वो जो है गैस निकल जाएगी, जो भी आप उसमें एयर डालोगे वो निकल जाएगी। इसका यही मतलब हुआ ना कि गैसेस भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऑन दी वॉल्स। ठीक है, तो लिक्विड भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, गैसेस भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, तो वही होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर में एयर है, ये हमें मालूम है। ठीक है, एनवेलप ऑफ एयर जो है वो है, उसी को कहते हैं एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेरिक एयर भी जो होती है वो भी प्रेशर एक्सर्ट करती है, उसी को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो डिफरेंस होता है उसी की वजह से साइक्लोन और स्टॉर्म्स आते हैं। ठीक है, तो हमें मालूम है कि प्रेशर इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो आप इमेजिन करो हमारा कितना बड़ा अर्थ है, ठीक है, उस पर कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेयर तो बहुत बड़ा है, इसी तरह से जो है हमारा अर्थ भी बहुत बड़ा है, प्रेशर मतलब एरिया भी बहुत बड़ा है, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। सोचो कितना ज़्यादा फोर्स लगा रहेगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे ऊपर। ठीक है, अब देखो ये एक्टिविटी है, इसमें आपको एक अच्छी क्वालिटी का रबर सर्कल लेना है। ठीक है, वो छोटा सा, उसके बाद उसको आप एक स्मूथ से सरफेस पे पुश कर दीजिए, चिपका दीजिए, हार्ड प्रेस कीजिए, वो स्टिक हो जाएगा। अब उसको पुल करने की कोशिश कीजिए, नहीं कर पाएंगे, क्यों पता है, क्योंकि इसका जो अंदर जितना एयर था वो बाहर निकल गया है, बट ऊपर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो अप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से इसको निकालना बहुत हार्ड हो जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है, when you press the sucker most of the air between its cup and the surface escapes out। तो जो sucker है it will stick to the surface because pressure of the atmosphere acts on it। अब उसको जब आप पुल करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको आसानी से पुल नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि you have to overcome the large the atmospheric pressure, जो कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से आपको समझ में आ गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। ठीक है, इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग टू पुल द sucker ऑफ द सरफेस इफ़ देयर वर नो एयर एट ऑल बिटवीन द सकर एंड द सरफेस। ठीक है, तो इससे आपको पता चल गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना, तो जो फोर्सेस होते हैं, द फोर्स ड्यू टू एयर कॉलम ऑफ द हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर एंड एयर 15/15 आप करो इज़ नियरली इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ मास 225 kg या 2250 न्यूटन। इसी वजह से हम जो है, जो हमारा हम क्रश नहीं हो रहे हैं ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो प्रेशर हमारे अंदर है, हमारी बॉडी में है, इज़ इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट बैलेंसेस द प्रेशर फ्रॉम इनसाइड। ठीक है, ऑटो वैन ग्यूरिक थे, एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इन्वेंट किया था पंप टू एक्सट्रैक्ट एयर आउट ऑफ द वेसल। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, दो हेमिस्फीयर्स लिए थे, उन दोनों को इस तरह से एक साथ जो है चिपका दिए थे और उसमें से एयर को पंप कर लिया था।
तो उसके बाद उन्होंने 8 हॉर्सेस इस तरह से लगाए उसको पुल अपार्ट करने के लिए, बट उनके अंदर जो फोर्स ऑफ एयर प्रेशर था वो इतना ज़्यादा था कि हेमिस्फेयर्स को ये हॉर्सेस भी नहीं हटा पाए। ठीक है, तो समझ रहे हैं आप एयर प्रेशर कितना ज़्यादा होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत होता है। ठीक है, ये कीवर्ड्स हमने पढ़ लिया है, व्हाट यू हैव लर्न सो फार, ये आप एक बार रीड कर लीजिए। तो अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया है, ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।